हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रोथ मंत्रा में। मैं आपका साथी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जी हां साथियों, जो हमने अपनी सीटेट 2022 के लिए तैयारी का सिलसिला शुरू किया है, एक क्रम शुरू किया है, तो उसी क्रम में आज हमारी सीडीपी की यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में आज हमारी क्लास 6 होगी। अब से पहले हमने अपनी सीडीपी की 5 क्लासेस कर ली हैं। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। साथ ही हमने अपने ईवीएस के सिलेबस को भी कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो अगर उनको भी नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने आज के इस क्लास के इस सेशन के इस टॉपिक के बिंदु पे चर्चा करने की ओर, जो कि सीटेट 2022 के लिए तैयार किया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, टॉपिक वाइज जो हमारी अप्रोच है सीटेट की तैयारी करने के लिए। तो उसमें आज हमारी क्लास 6 सीडीपी की, जिसमें आज हम अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण। जी हां साथियों, वंशानुक्रम तथा वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का बाल विकास में बड़ा ही विशेष महत्व है। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। वंशानुक्रम और वातावरण ये हमारा सिर्फ सीटेट में ही नहीं, यूपी टेट हो, चाहे हमारा सुपर टेट हो, चाहे किसी भी राज्य की टेट की परीक्षा हो, उन सभी में आने वाले चैप्टर्सों में से एक मुख्य चैप्टर में से एक है हमारा वंशानुक्रम तथा वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो चलते हैं फटाफट से अपने आज की इस क्लास की ओर। तो अगर हम बात करें वंशानुक्रम और वातावरण की, तो इसका बच्चों के विकास के संदर्भ में बड़ा ही महत्व है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारकों में शामिल होता है हमारा विकास के संदर्भ में हमारा वातावरण और वंशानुक्रम, क्योंकि वंशानुक्रम के द्वारा ही जो है वो हमारी संरचना जो है वो तैयार होती है। तो जो हमारी संरचना है उसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल है, कारक है, वो हमारा वंशानुक्रम है। और जो हमारा वातावरण है वह हमारे को जीवित रहने के लिए एक माहौल उपलब्ध कराता है, हमें पोषण उपलब्ध कराता है। तो इसलिए वातावरण को जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है और वंशानुक्रम हमारा संरचना को बनाता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम तथा वातावरण का बड़ा ही महत्व है। देखिए कैसे एक व्यक्ति को हमारा वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट घेरे हुए है, अर्थात इन दोनों के मिलन से ही हमारा संपूर्ण विकास संभव है। अगर हम बात करें बाल विकास में वंशानुक्रम को, तो इसको कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति माना गया है। जो हमारा नेचर होता है वो हमारा क्या होता है, वंशानुक्रम के कारण होता है। तो हमारे वंशानुक्रम को प्रकृति के नाम से जाना जाता है और जो हमारा वातावरण है वह हमारे पोषण का कार्य करता है, हमारे को सब चीजें उपलब्ध कराने का काम करता है। तो इसी आधार पर वंशानुक्रम को प्रकृति तथा वातावरण को पोषण कहा गया है। साथियों, सीटेट ने कई बार पूछा भी है कि वंशानुक्रम को क्या माना गया है, तो वो पूछ लेता है प्रकृति, पोषण या अन्य ऑप्शन बना के दे देता है। तो याद रखेंगे, वंशानुक्रम को प्रकृति माना है और वातावरण को पोषण माना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें वुडवर्ड के एक स्टेटमेंट की, और कहीं ना कहीं ये सही है और इसी प्रकार से इसको माना है, कहा भी गया है कि एक बालक का जो विकास है वो उसके वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। अक्सर पूछा जाता है विकास कैसी प्रक्रिया है, तो एक गुणात्मक प्रक्रिया है। कैसी है, गुणात्मक है। किसके संदर्भ में, जो विकास है हमारा वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणात्मक होता है। बहुत अच्छे से याद रखना है साथियों, जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणात्मक है। और वहीं अगर हम बात करें व्यक्तित्व की, तो वो वंशानुक्रम और वातावरण का योगात्मक है। लेकिन विकास क्या है हमारा, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणात्मक होता है। बहुत अच्छे से याद रखना है। पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी है हमारा किसका, वुडवर्थ का। तो एक बालक का विकास उसके वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल साथियों, जो वंशानुक्रम है और वातावरण है वो एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात इन दोनों में से किसी एक को भी हटा दिया जाए या किसी एक के भी अभाव में बालक का
या किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे अंदर ऐसी होती हैं जो हमको वंशानुगत मिलती हैं, वंश परंपरा में मिलती हैं, अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलती हैं, और कुछ चीजें हम अपने वातावरण से ग्रहण करते हैं, और जब उनमें आपस में अंतःक्रिया होती है तो उसी के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप हमारा विकास होता है, हमारा चहुमुखी विकास या संपूर्ण विकास संपन्न होता है। तो जिस प्रकार से आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वंशानुक्रम की कुछ चीजें वंशानुक्रम की होती हैं, कुछ वातावरण की शामिल होती हैं, और फिर हमारा रेड सर्किल तैयार होता है जिसे हम कहते हैं विकास। अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण को साझा करते हुए जो चीजें हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं, विकसित हो रही हैं और हमारे तैयार हो रही हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। तो विकास क्या है? हमारा वंशानुक्रम और वातावरण का साझा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ये क्या है? पूरक है। अर्थात किसी इनमें से किसी एक के अभाव में भी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। तो इसी क्रम में अब हम पहले अच्छे से जानेंगे वंशानुक्रम क्या है। तो हम पहले अच्छे से जानेंगे कि हमारा वंशानुक्रम क्या है, और इसके संबंधी जो भी सिद्धांत या बातें होंगी उन्हें जानेंगे। फिर जानेंगे हम वातावरण क्या है, और वातावरण से संबंधित जो भी फैक्ट्स या बिंदु हैं फिर उनको जानेंगे। तो जानते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने वंशानुक्रम पे। जानते हैं पहले वंशानुक्रम है क्या, यानी कि हम पहले इसके कुछ कथन को जान लेते हैं। तो बी एन झा कहते हैं, जी हां, बी एन झा के अनुसार जो वंशानुक्रम है वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। कहने का मतलब है, बी एन झा कह रहे हैं कि वंशानुक्रम क्या है? कि जो हमारी जन्मजात विशेषताएं, जो हमें जन्म से पैदा होने से ही हमारे साथ आई हैं, वो क्या है? हमारा वंशानुक्रम है। तो बी एन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है जेम्स ड्रेवर का। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार वंशानुक्रम क्या है? तो इनके अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का, ये कह रहे हैं कि जो हमारे माता पिता की शारीरिक बनावट है, उनकी बौद्धिक क्षमताएं हैं, जब उनकी संतानों में ट्रांसफर होने लगे, उनके बच्चों में ऐसी चीजें पैदा हो, शामिल हो, तो उसी को ही वंशानुक्रम कहा गया है। क्या कहा गया है? वंशानुक्रम कहा गया है। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। अर्थात वंशानुक्रम के संदर्भ में हम कंक्लूड वर्ड यह कह सकते हैं कि बालक में जो भी अपने माता पिता से या परिवार के सदस्यों से या पूर्वजों से शारीरिक, मानसिक अथवा कैसे भी कोई कैरेक्टर्स उनकी संतानों में आते हैं, बालकों में आते हैं, किन से? माता पिता से, परिवार के सदस्य या पूर्वजों से। उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। साथ ही इसको आनुवंशिकता के नाम से भी जाना जाता है, वंश परंपरा भी कह सकते हैं, या पैतृकता भी कह सकते हैं। लेकिन साथियों, एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बात पर कि अक्सर लोग ऐसा स्टेटमेंट देते हैं या कथन या परिभाषा मानते हैं वंशानुक्रम की, कि जो माता पिता के कैरेक्टर्स हैं उनका ही बच्चों में आना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। यानी कि माता पिता के कैरेक्टर जो होते हैं उन्हीं को ही हम वंशानुक्रम के संदर्भ में शामिल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, ये स्टेटमेंट गलत है या अधूरा है। सिर्फ माता पिता के ही कैरेक्टर्स संतानों में नहीं आते हैं, अर्थात इसमें पूर्वज भी हो सकते हैं, दादा परदादा भी हो सकते हैं। और साथ ही ऐसा नहीं है कि हमसे माता पिता, जो हमारी एक जनरेशन अपर जनरेशन है, उसके अन्य पर्संस के भी कैरेक्टर संतानों में पाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता या उनके माता पिताओं के ही कैरेक्टर आएंगे। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य, अर्थात जैसे बच्चों में, लड़कों में चाचा या मामा के कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। बेशक उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया, लेकिन ये उनकी एक जनरेशन ऊपर, यानी कि माता पिता की श्रेणी के क्रम के ही जनरेशंस के अलग पर्संस हैं, इनके भी कैरेक्टर संतानों में आ सकते हैं। और वहीं लड़कियों में ज्यादातर आपने देखा होगा बुआ के कैरेक्टर्स बहुत आते हैं। अक्सर लड़कियों के संदर्भ में कहा जाता है कि इसमें इसकी ये वाली जो आदत है इसकी बुआ जैसी है, ठीक है। तो ऐसी चीजें देखने को अक्सर मिलती हैं। तो उसके पीछे क्या है कि वंशानुक्रम है, अर्थात सिर्फ माता पिता या दादा परदादा के ही कैरेक्टर्स हमारे बच्चों में नहीं आते हैं, इसके अलावा परिवार के अन्य लोगों के भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इसी को ही वंशानुक्रम, आनुवांशिकता या वंश परंपरा
या पैतृकता कहा जाता है। इसमें जो है हमारे बालक के शारीरिक या मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, आदित्य या स्वभाव या व्यवहार आदि सभी पर ही हमारा वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, बालक के शारीरिक हो सकते हैं, बौद्धिक रूप से, चरित्र के आधार पर, नैतिकता के, सामाजिक, आदत, स्वभाव, व्यवहार आदि सभी चीजें हमारी वंशानुक्रम के कारण प्रभावित हो सकती हैं। अर्थात ये हमारे माता पिता, पूर्वजों, परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा ऐसी चीजें हमारी प्रभावित हो सकती है या उनके जैसी पाई जा सकती हैं। वंशानुक्रम के कारण ही बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जी हाँ साथियों, अक्सर आपने देखा होगा इस दुनिया में कितने लोग हैं, सभी मानव प्रजाति से संबंधित हैं, सभी होमो सेपियंस हैं, लेकिन फिर भी सभी के कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, सोचने समझने की क्षमताएं अलग अलग है, जबकि सभी में बुद्धि है, सभी में संवेग है, सभी में भाषाई क्षमता है, सभी चीजें जन्मजात है, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति सदैव एक दूसरे से एक समान नहीं हो सकते या ज्यादातर अलग ही होंगे। कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे तो कुछ फिर भी डिफर जरूर करेंगे। तो ऐसा क्या होता है? तो इसका जो मूलभूत कारण है वो है हमारा वंशानुक्रम। कहीं ना कहीं जो हमारा वंशानुक्रम है उसके कारण ही हमारे अंदर क्या पाई जाती हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी होमो सेपियंस होने के बावजूद, एक ही स्थान पर रहने के बावजूद, एक ही जलवायु में रहने वाले लोग भी क्या पाए जाते हैं? भिन्न भिन्न प्रकृति के पाए जाते हैं। तो इसकी प्रकृति के पीछे कारण क्या है? जो ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसका कारण क्या है? तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारा हेरिडिटी या वंशानुक्रम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता या पूर्वजों के गुण जो है वो किसके कारण हमारे ट्रांसफर होते हैं? अब हमने ये कह तो दिया कि ट्रांसफर हो जाते हैं जी, हो जाते हैं माता पिता से भी, इसमें भी। तो उसके पीछे जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे जीन्स होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं जीन्स। वही हमारे क्या काम करते हैं? हमारे कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कौन? जीन्स हमारे। तो अब हम जानेंगे, हमने जाना वंशानुक्रम किसे कहते हैं, अब जानेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत कि हमारे हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो जानते हैं हमारा पहला सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। क्या कहता है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत? तो पहले बात करें तो यह दिया था हमारे बीजमैन ने। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत जो है वो बीजमैन ने दिया। इनका मानना था कि कोई ना कोई इस प्रकृति में ऐसी चीज है, जो हमारे शरीर में ऐसी चीज है जो कभी भी नष्ट नहीं हो रही है, और वही है जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रही है? ट्रांसफर होती चली जा रही है, जिसके कारण हमारे अंदर हमारे पेरेंटियल या जो अदर जो जनरेशन है और अपर लेवल की, उनके कैरेक्टर्स हमारे बच्चों में पाए जाते हैं। तो इसके संदर्भ में बीजमैन ने माना कि ऐसा कोई ना कोई चीज तो है, ठीक है। तो उसी को क्या कहा? बीज कोष कहा या जनन द्रव्य कहा। इसलिए सिद्धांत को जनन द्रव्य का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत भी कहा है वंशानुक्रम के संदर्भ में। अर्थात कोई ऐसे हमारे शरीर में जनन द्रव्य है, कोई ऐसा प्लाज्म है, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो कभी नष्ट नहीं हो रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको अमरता या निरंतरता का सिद्धांत भी कहा। इसके संदर्भ में साथ ही इन्होंने अपना एक प्रयोग भी किया। इन्होंने अपना प्रयोग जो है चूहों पर किया। इन्होंने क्या किया? एक चूहे को लिया और उसकी 21 पीढ़ियों तक पूंछ काटी, यानी कि एक चूहे की पहले पूंछ काटी, फिर उसकी जो संतान पैदा हुई, फिर उसकी पूंछ काटी, ऐसे ही करते करते लगभग 21 पीढ़ियों तक पूंछ काटी। लेकिन उन्होंने पाया कि 22वीं पीढ़ी में भी जो चूहा पैदा हुआ वो उसके साथ उसकी पूंछ जरूर थी, अर्थात उसकी पूंछ गायब नहीं हुई। तो इस बात के पीछे, इसके संदर्भ के पीछे इन्होंने कहा कोई ना कोई ऐसा जनन द्रव्य है, कोई ऐसा बीज कोष है जो नष्ट नहीं हो रहा है और वो उनको क्या कर रहा है? कैरेक्टर्स को आगे पहुंचाने का काम कर रहा है। और इसका कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य उत्पादन करना है। तो इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत को क्या कहा? बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। एक बार पुनः से रिपीट कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने दिया। इस सिद्धांत को जनन द्रव्य, अमरता या निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। बीजमैन का मानना है कि बालक को पैदा करने वाले बीज को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है तथा यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होता चला जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? उत्पादन करना है।
इसके संदर्भ में बीजमैन ने अपना प्रयोग चूहों पर किया, जिसमें इन्होंने एक चूहे की 21 पीढ़ियों तक पूंछ काटी, लेकिन इन्होंने पाया कि 22वीं पीढ़ी में भी चूहा पूंछ के साथ ही पैदा हुआ, जिसके पीछे इन्होंने कारण किसको माना, जन्म द्रव्य को माना। इसलिए इन्होंने 20 कोष की निरंतरता का सिद्धांत दिया। अब आप साथियों सोच रहे होंगे इन्होंने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ कैसे काटी। तो साथियों, एक चूहे का जो है ज्यादा लंबा समय नहीं होता है आयु काल, इसका जो गर्भ काल है वो भी कुल 21 दिन का ही होता है। इस आधार पर यह संभव है कि चूहे की 22 पीढ़ियों तक परीक्षण किया जा सके। जानते हैं इसी क्रम में अपना अगला सिद्धांत, वंशानुक्रम से संबंधित सिद्धांत हमारा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समानता का सिद्धांत। ये दिया हमारे गोडार्ड ने। तो गोडार्ड महोदय का एक कथन भी है कि उन्होंने कहा है कि बुद्धिमान माता पिता जो होते हैं उनसे जो संतानें पैदा होती हैं वो बुद्धिमान संतानें पैदा होती हैं, और जो मंद बुद्धि माता पिता होते हैं उनसे मंद बुद्धि संतान पैदा होती हैं। तो स्टेटमेंट दोबारा देखेंगे। गोडार्ड के अनुसार एक स्टेटमेंट है कि बुद्धिमान माता पिता से बुद्धिमान संतानें पैदा होती हैं तथा मंद बुद्धि माता पिता से मंद बुद्धि संतान पैदा होती है। साथियों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके अपने स्टेटमेंट्स हैं, जरूरी नहीं है ये हैं, लेकिन हमें सबको जानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारी शिक्षा में, कक्षा में शिक्षण के दौरान बच्चों से इंटरेक्शन करने के दौरान काम आती हैं। इसलिए ये सारी चीजें हमें जाननी पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। तो अर्थात इस स्टेटमेंट पर अगर गौर किया जाए तो इस बात का कहना यह है कि माता पिता के गुण या विशेषताओं में तथा संतानों के गुण में विशेषताओं में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। अर्थात जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतानें भी वैसी ही होती हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को समान प्रतिमान का सिद्धांत या समानता का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में कि वंशानुक्रम के कारण ही माता पिता जैसे बच्चे होते हैं, किसने कहा है, गोडार्ड ने। तो याद रखेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत या समानता का सिद्धांत किसने दिया है, गोडार्ड ने। इनका मानना है कि माता पिता के गुण या विशेषताओं में तथा संतानों की गुण व विशेषताओं में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, और जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतानें भी वैसी ही होती हैं। इसी के साथ साथियों हमारा अगला एक और सिद्धांत आया, प्रत्यागमन का सिद्धांत, या जिसे आप कह सकते हैं विपरीत गुणों का सिद्धांत, जो कि दिया हमारे सोरेंस ने। कहीं ना कहीं साथियों ये जो हमारा समानता का सिद्धांत है गोडार्ड का, ये इसका विपरीत सिद्धांत माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसमें सोरेंस ने भी एक स्टेटमेंट दिया, जैसे गोडार्ड ने एक स्टेटमेंट दिया था उसी प्रकार से एक सोरेंस ने भी स्टेटमेंट दिया। पहले इनके स्टेटमेंट को जानेंगे। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धिमान माता पिता से भी मंद बुद्धि संतान पैदा हो सकती है, और बुद्धिमान माता पिता से जब मंद बुद्धि संतान पैदा हो सकती है तो मंद बुद्धि माता पिता से भी बुद्धिमान संतान पैदा हो सकती है। अर्थात इन्होंने गोडार्ड के स्टेटमेंट का जो है क्या किया है, खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धिमान माता पिताओं से भी मंद बुद्धि संतान पैदा होती है, और जो मंद बुद्धि माता पिता हैं उनकी भी संतानें अच्छी पैदा हो सकती हैं। इसलिए इस सिद्धांत को, हमारे सोरेंस के सिद्धांत को समानता के सिद्धांत का विपरीत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अब आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं जरूरी नहीं है कि उनकी संतानों में भी वही समानताएं पाई जाएं। अर्थात जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतानें वैसे ही नहीं हो सकती। जैसा कि सामने एक पिक्चर है आपके, आप देख रहे हैं साउथ का ये एक एक्टर है और ये इसकी बेटी है। तो देखो, फादर को देखो और इसकी बेटी को देखो, कितना अंतर है ना। तो जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता हो उनकी संतानें भी वैसी ही हो। आपके सामने बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल आपके सामने आया है प्रत्यागमन के सिद्धांत का या विपरीत गुणों का सिद्धांत। अर्थात जैसे माता पिता होते हैं हमारी संतानें वैसी ही नहीं हो सकती। इस बात को कह रहे हैं हमारे कौन, सोरेंस। तो अब तक हमने इन दोनों की बातों को जाना। एक ने कहा जैसे माता पिता होते हैं ऐसी संतान होती हैं, गोडार्ड ने कहा, और सोरेंस ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता हो उनकी संतानें वैसी ही हो या पूर्ण रूप से कभी भी समान नहीं होती हैं। इसी क्रम में जानेंगे हम अपना अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत है हमारा विभिन्नता का सिद्धांत। तो विभिन्नता के सिद्धांत को हम जानते हैं। तो विभिन्नता से मतलब है डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंट। तो इसका मतलब कहने का है कि इसके अनुसार जो संतानें हैं, इसके अनुसार कहा जा रहा है कि जो संतानें हैं वो पूरी तरह से कभी भी माता पिता के समान
नहीं हो सकती। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान होती है, नहीं होती है, लेकिन इन्होंने कहा संतान को तो छोड़ो, जैसे माता पिता हैं उनकी जैसी संतानें तो होंगी ही नहीं पूर्ण रूप से कभी भी। और साथ ही साथ वो तो चलो माता पिता की संतान है, उनमें अंतर हो सकता है, वो जनरेशन अलग हो गई, वो जनरेशन अलग हो गई, यहां तक कि एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा एक ही माता पिता के बच्चे हैं, एक बच्चा गोरा होता है, एक काला होता है, जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो एक ही माता पिता की संतान होती है और एक काली है, एक गोरी है, एक पढ़ने में अच्छी है, एक पढ़ने में बेकार है, एक जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है, एक बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की अंतर देखने को मिलते हैं। एक बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर सा है, सूखा सा है, और एक बहुत ही मोटा ताजा है, जैसे कि यह है। तो कहने का मतलब है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी अंतर पाया जाता है। इसी बात को कौन स्पष्ट करता है, हमारा विभिन्नता का सिद्धांत स्पष्ट करता है। तो विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी अंतर पाया जाता है, जैसे कि उनके रंग रूप में, कद काठी में, और विभिन्न प्रकार की जो असमानताएं उनमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक ही माता पिता के दोनों बच्चे हैं, एक कितना मोटा है और एक कितना पतला है। तो ये किसको स्पष्ट करता है, हमारे विभिन्नता के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। अर्थात इसके अनुसार संतानें पूरी तरह से कभी भी माता पिता के समान नहीं हो सकती है, यहां तक कि एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी अंतर पाया जाता है। चलते हैं इसी क्रम में अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। संक्रमण का मतलब होता है किसी भी चीज का फैलना, ट्रांसमिशन होना, ट्रांसमिटेड होना, ठीक है। तो क्या मतलब है इस बात का, अर्जित का मतलब होता है जो चीजें हम बाहर से ग्रहण करते हैं, अर्थात हमारे अंदर पहले से नहीं होती हैं, हम अपने आसपास की चीजों से क्रियाएं करके या किसी भी प्रकार से देख करके जिन चीजों को अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं उसको अर्जन कहा जाता है। तो इन्होंने कहा है वंशानुक्रम के संदर्भ में कि अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, जिसके संदर्भ में हमारा नाम जोड़ा जाता है लेमार्क का, मैक्ड्यूगल का व पावलोव का। तो इसके संदर्भ में क्या कहा गया है कि माता पिता और परिवार के सदस्य अपने जीवन काल में जिन गुण या विशेषताओं को प्राप्त करते हैं उनका प्रभाव जो निश्चित रूप से उनकी संतानों में आ जाता है। अब इस बात को थोड़ा सा सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। अर्जित गुण जो बाहर से ग्रहण किए, संक्रमण का मतलब आगे बढ़ना या फैलना। मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ कैरेक्टर्स तो हमारे अंदर ऐसे हैं जो हमें पहले से ही हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमने बाहर से ग्रहण किए हैं, अर्थात हमारे अंदर पहले से नहीं थे। तो अब ये कहा जा रहा है लेमार्क और मैक्डूगल और पावलोव के अनुसार, या मुख्य रूप से इसमें लेमार्क का नाम जोड़ा जाता है, तो ये यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं अपने सिद्धांत से कि जो चीजें हमारे अंदर पहले से भी नहीं है लेकिन हम उन कामों को अगर करने लगते हैं, हमारे अंदर वो चीजें शामिल हो जाती हैं, हमारे व्यवहार में अगर शामिल हो जाती हैं, तो जब हमारे द्वारा उत्पन्न संतान होगी तो उनमें वो चीजें ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती हैं। अर्थात जो चीजें हमारे अंदर पहले से भी नहीं हैं वो भी आगे चल के अगर हमारे अंदर विकसित होती हैं तो आगे चलकर हमारी संतानों में आनी शुरू हो जाती हैं। इसके संदर्भ में लेमार्क ने ही क्या दिया, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत दिया। साथियों इसी के संदर्भ में लेमार्क ने एक अपना थ्योरी भी दी है, लेमार्कवाद। अगर आपने सुना हो तो लेमार्क ने कहा था कि जो जिराफ की गर्दन पर उन्होंने प्रयोग करते हुए क्या कहा था कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी। लेमार्कवाद अगर आप जानेंगे तो उसमें कहा गया था कि जो जिराफ है उसकी पहले गर्दन कैसी हुआ करती थी, छोटी हुआ करती थी। लेकिन जिराफ ने जब नीचे के सारे घास फूस पेड़ पत्ती जो भी खा लिए तो फिर उसको अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना पड़ा, भोजन के लिए उनको उचकना पड़ता था, अपने आप को गर्दन को ऊपर करना पड़ता था। ऐसा करने से, बार बार उसका उपयोग करने से धीरे धीरे उनकी गर्दन की क्या होने लगी, लंबाई बढ़ने लगी, और धीरे धीरे वर्तमान समय में जो जिराफ है वो लंबी गर्दन के साथ पैदा होने लगे। तो इसी को कहा गया है क्या, लेमार्कवाद, या फिर अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अर्थात लेमार्क ने अपने सिद्धांत से ये स्पष्ट किया कि जो चीजें हमने अपने जीवन में की और उसके कारण हमारे व्यवहार में किसी भी चीज में परिवर्तन आ गया तो आने वाली जनरेशंस में भी फिर वो स्थायी हो जाता है, इसी प्रकार से वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। ये लेमार्क ने इस बात को कहा है अपने जिराफ पर प्रयोग के आधार पर। जानते हैं इसी से संबंधित और कुछ बातें एग्जाम्पल के फॉर्म में। जानने के लिए देखिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने।
अर्जित गुणों के संक्रमण के सिद्धांत के संदर्भ में, कि जैसे माता पिता जिस व्यवसाय में विशेष उन्नति करते हैं, जो भी काम करते हैं, कुछ विशेष गुण अपने आप में पैदा कर लेते हैं और उनकी संतानों में भी वो क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। जैसे एक किसान है, ये व्यक्ति है जो कौन है, किसान, ये हमेशा खेती करता आ रहा था, किसानी करता आ रहा था, लेकिन इसके एक बेटे ने आगे चल के डॉक्टर बन गया। क्या बन गया, डॉक्टर बन गया। तो इसका बेटा क्या बना, डॉक्टर। तो अब इसने क्या अर्जित किया, एक नया गुण अर्जित किया, इसने शिक्षा से संबंधित चीजें ग्रहण की, आदि आदि। तो इस सिद्धांत के अनुसार अब उसके बच्चे भी आगे क्या करेंगे, डॉक्टर बनने में आसानी से रुचि लेंगे, या डॉक्टर बन सकते हैं आसानी से, या डॉक्टरी जैसे चीजों में उनका इंटरेस्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनमें स्वतः ही डॉक्टरी से संबंधित, डॉक्टर बनने से संबंधित योग्यताएं विकसित होने लगेंगी। तो इसके संदर्भ में इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि अर्जित गुण यानी कि जो हमने चीजें अर्जित की हैं वो भी फिर आगे चल के हमारे व्यवहार में या बच्चों में आनी शुरू हो जाती है। तो यही था हमारा कौन सा सिद्धांत, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। लेकिन साथियों ये बात बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, कहीं ना कहीं इसमें कुछ मतभेद है। इसके चलते इसके अगेंस्ट में एक और सिद्धांत आया जिसका नाम है अर्जित गुणों के असंक्रमण का सिद्धांत। ये कह रहे हैं अर्जित गुण यानी कि जो बाहर से किए हैं उनका असंक्रमण होता है, अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में जिन गुणों को बाहर से ग्रहण करता है, उनमें पहले से नहीं होते हैं, उनको अगर ग्रहण करता है तो वह आने वाली जनरेशंस में नहीं आते हैं। इसके संदर्भ में हमारे नाम जोड़ा जाता है डार्विन का। डार्विनवाद आपने थ्योरी नाम भी सुना होगा, तो डार्विनवाद इसी से संबंधित है। इनका मानना है कि माता पिता और परिवार के सदस्य अपने जीवन काल में जिन गुण या विशेषताओं को प्राप्त करते हैं उनका प्रभाव निश्चित रूप से उनकी संतानों पर नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ये जरूरी नहीं है कि किसी का बच्चा, अगर किसान का बच्चा डॉक्टर बन गया तो उसके बच्चे डॉक्टर ही बने, या किसी का वकील का बच्चा जो है आगे चल के इंजीनियर बन जाए तो वो भी इंजीनियर ही बने। तो ऐसा निश्चित नहीं है, ये डार्विनवाद भी कहता है इस बात को। अर्थात इसी सिद्धांत को अर्जित गुणों के असंक्रमण का सिद्धांत कहा गया है। इनका मानना है कि माता पिता और परिवार के सदस्य अपने जीवन काल में जिन गुण या विशेषताओं को प्राप्त करते हैं उनका प्रभाव निश्चित रूप से उनकी संतानों पर नहीं पड़ता है। इसके संदर्भ में इन्होंने भी प्रयोग किया। इन्होंने क्या कहा कि जिराफ जो हैं वो पहले कैसे हुआ करते थे, दो प्रकार के हुआ करते थे, छोटी गर्दन वाले और बड़ी गर्दन वाले। जो छोटी गर्दन वाले थे उनको भोजन जब खत्म हो गया, आसपास उनको पेड़ पत्ती नहीं मिले तो वो मर गए, और बड़ी गर्दन वाले चूंकि ऊंचाई तक का भोजन ले सकते थे तो वो जिंदे रह गए, इसलिए ऐसा हुआ है, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि वो छोटी गर्दन धीरे धीरे बड़ी हुई हो। तो इसके संदर्भ में इन्होंने अपना ये तर्क दिया है कि जिराफ कैसे थे, पहले दोनों प्रकार के थे, छोटी गर्दन वाले भी बड़ी गर्दन वाले भी। छोटी गर्दन वाले अपने आप को अनुकूलन नहीं कर पाए क्योंकि भोजन नहीं मिल पाया उनको गर्दन छोटी होने के कारण, और वो मर गए, और बड़ी गर्दन वाले जो है जीवित रह गए। इसलिए हमको अपने आसपास जिराफ जो दिखाई देते हैं वो बड़ी गर्दन वाले दिखाई देते हैं। तो अर्जित गुणों के असंक्रमण का सिद्धांत डार्विन से संबंधित है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि अर्जित गुण हमारी संतानों में भी आए। जानते हैं इसी से संबंधित हमारा अगला सिद्धांत वंशानुक्रम से संबंधित और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा, सबसे स्पष्ट माना जाता है मौलिक गुणों का सिद्धांत। जी हां साथियों, मौलिक गुणों का सिद्धांत हमारा दिया है जीजे मेंडल ने, या जिनको पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है हमारा मौलिक गुणों का सिद्धांत। जी हां साथियों, हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल को अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि आनुवंशिकता के जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो हमारे जो जेनेटिक्स के फादर हैं, हेरिडिटी के फादर हैं, उनका नाम है जीजे मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने दिया था मौलिक गुणों का सिद्धांत। इसे मेंडलवाद या मेंडल के नियम से भी, नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था साथियों वो दो पर किया था, एक मटर के पौधे पर और एक चूहों पर किया था। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने अपने दो प्रयोग किए, एक मटर के पौधे पर और एक किया था चूहों पर। किस पर किया था? चूहों पर। जानते हैं आगे। इन्होंने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया था उसका नाम था T1 व T2 नामक प्रयोग। तो मटर के पौधे पर इन्होंने T1 व T2 नामक प्रयोग किया, जिसके आधार पर इन्होंने ये स्पष्ट किया, सिद्ध किया कि एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कहीं ना कहीं साथियों इनकी जो बातें हैं बिल्कुल सटीक हैं।
ऑथेंटिक है, इसलिए इनका सिद्धांत सबसे अच्छा माना जाता है। तो इन्होंने सिद्ध किया कि एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हालांकि साथ ही इनका प्रयोग बहुत बड़ा है, उस पर चर्चा करेंगे तो हमारी वो क्लास बहुत बड़ी होगी, और साथ ही वो हमारे एग्जाम में ऐसी चीजें पूछता भी नहीं है। लेकिन इतना स्पष्ट कर सकते हैं कि इन्होंने इस बात से स्पष्ट की कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं बिल्कुल निश्चित रूप से पाई जाती हैं। किस पर? मटर के पौधे पर T1 व T2 नामक प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया। वहीं इन्होंने दूसरा प्रयोग किया चूहों पर। चूहों पर इन्होंने क्या प्रयोग किया? इन्होंने बताया कि इन्होंने काले और सफेद चूहे लिए, उनके बीच संक्रमण कराया, ठीक है। तो उनसे जो उत्पन्न हुई संतानें, तो पहली और दूसरी पीढ़ी की जो संतानें थी वो कैसी हुई? काली पैदा हुई, और फिर धीरे धीरे काली सफेद सभी प्रकार की संतानें पैदा होनी शुरू हो गई। तो इनका दूसरा प्रयोग से भी यही स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जरूरी नहीं है पूर्ण रूप से समान हो, कुछ समान होती हैं, कुछ विपरीत होती हैं, कुछ मिक्स कैरेक्टर वाली भी संतानें हो सकती हैं। तो इन्होंने अपना दूसरा प्रयोग चूहों पर किया, जिसमें इन्होंने काले व सफेद चूहे लिए, जिनसे उत्पन्न होने वाली पहली संतान काली थी तथा दूसरी व तीसरी पीढ़ी की संतानों में कुछ काली तथा कुछ सफेद थी। इस प्रकार से इन्होंने अपना सिद्धांत दोनों चूहों और मटर पर करते हुए सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? कि इस प्रयोग के आधारों पर इन्होंने सिद्ध किया कि प्रत्येक प्राणी में तीसरी पीढ़ी आते आते, बिल्कुल साथियों, प्रत्येक प्राणी में उसकी तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन आते आते जो उसके जन्मजात या मौलिक गुण होते हैं वो दोबारा से क्या होने लगते हैं? प्रकट होने लगते हैं, दोबारा से उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि नानी के गुण नातिन में आ जाते हैं और दादा के गुण पोतों में आ जाते हैं। इस आधार पर इन्होंने अपना मेंडलवाद में अपनी बातें कही, तो जिसको हमने जाना। अब हम जानेंगे अपना अगला बिंदु, वंशानुक्रम का हमारे बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो हमारी हेरिडिटी है, जो माता पिता के कैरेक्टर्स हैं, वो हमको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, हमारी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे वंशानुक्रम के कारण हमारी क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। तो जानते हैं साथियों, सबसे पहला है मूल शक्तियों पर हमारा प्रभाव। थॉर्नडाइक कहते हैं साथियों कि जो हमारी मूल शक्तियां होती हैं, जो हमारी वैल्यूज होती हैं, उसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? हमारा वंशानुक्रम ही है। अर्थात जो हमारा आत्मविश्वास है या जो भी किसी चीज को लेकर सोचने समझने का हमारा नजरिया होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है, लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो हमारा किसके कारण होता है? वंशानुक्रम के कारण होता है। इन्होंने कहा है कि जिन माता पिता में आत्मविश्वास की कमी होती है उनकी संतानों में भी क्या पाया जाता है? कम आत्मविश्वास पाया जाता है। या विपरीत, अगर किसी के माता पिता में आत्मविश्वास अधिक हो तो उनकी संतानों में भी अधिक पाया जाता है। इसी को मूल शक्तियों पर प्रभाव कहा है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का मानना है कि बालक की मूल शक्तियों का केंद्र बिंदु क्या है? वंशानुक्रम। अक्सर आपने साथियों देखा होगा कि जो माँ बाप थोड़े से कैसे होते हैं, दबंग टाइप होते हैं, डरते नहीं है, तो उनके बच्चे भी आसानी से किसी से डरते नहीं है, किसी के दबाने में नहीं आते हैं। तो इसका कारण क्या है? मूल शक्तियां जो उनकी वैल्यूज हैं वो किससे प्रभावित हो रही हैं? कहीं ना कहीं माता पिता से प्रभावित होती हैं। जैसे माता पिता, अगर कोई माता पिता डरपोक हैं, अपने आप को कमजोर मानते हैं, तो उनके बच्चे भी क्या मानते हैं? अपने आप को कमजोर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मूल शक्तियां हैं उन पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल पड़ता है, इस बात का समर्थन करते हैं थॉर्नडाइक। अगला है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। जी हाँ साथियों, जैसी जिसकी प्रजाति होती है उसका जो है चीजों का प्रभाव उसी प्रकार से पड़ता है। जैसे कि मानव के संदर्भ में तो चलो हमारी एक ही प्रजाति है, लेकिन फिर भी जैसे हम जानवरों को ले लें तो जैसे हमारे सामने आसपास कुछ कुत्ते होते हैं। एक काला कुत्ता होता है भयंकर सा, जिसकी पूंछ कटी हुई है, चौड़ा सा मुंह है, और एक कुत्ता होता है ऐसा वाला सफेद वाला, बड़ा स्वीट सा, छोटू सा, ठीक है। लेकिन हमारी इन दोनों को लेकर कुछ अप्रोच रहती है। क्या? जब हम इस काले वाले कुत्ते को देखते हैं तो हम भागना शुरू कर देते हैं या इसके पास ही नहीं जाते हैं। क्यों? हमें लगता है ये कुत्ता बड़ा ही डेंजर है और हमें काट लेगा, चाहे वो हमें काटे नहीं, लेकिन हम ऐसा जरूर सोचते हैं। क्यों? क्योंकि इस कुत्ते की जो प्रजाति है वो खतरनाक है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के कुत्ते जो होते हैं वो आक्रामक प्रकृति के होते हैं। हम इस बात को देखकर ही मान लेते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्रेष्ठ जातियों से उत्पन्न होने वाली संतानें जो है कैसी होंगी? श्रेष्ठ ही होंगी, और जो निम्न जातियों से उत्पन्न होने वाली संतान होंगी वो निम्न ही होंगी। तो हम अक्सर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है तो उसकी संतान को भी हम अच्छा ही मान के चलते हैं कहीं ना कहीं।
चाहे वो खराब निकले, चाहे वो आपके साथ बेईमानी कर ले, लेकिन एक बार को हम एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि ये उनकी संतान है तो धोखा नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रजाति होती है, हमारी श्रेष्ठता होती है, उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। निम्न जाति से उत्पन्न होने वाली संतान जो होंगी वो निम्न जाति की होंगी, और श्रेष्ठ से उत्पन्न होने वाली श्रेष्ठ होंगी। जैसे एक काले और पूंछ कटे हुए कुत्ते को देखकर हम सोचते हैं कि हमें काट लेगा, चाहे वो हमें काटे नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रजाति ऐसी है, तो हम बिल्कुल अनुमान लगा लेंगे कि इसका भी वंशानुक्रम ऐसा ही होगा, अर्थात ये भी काटने वाली ही प्रकृति का कुत्ता होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम इस कुत्ते को देखेंगे सफेद वाले को, तो छोटा सा कुत्ता जो है, तो हम सोचेंगे ये तो भौंकता है, सिर्फ काटता नहीं है, क्योंकि इसकी प्रकृति यही है कि ये कुत्ता कम काटता है या काटता ही नहीं है। चाहे अब ये काट ले चाहे, लेकिन हम फिर भी इससे क्या करेंगे, डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस प्रजाति के कुत्ते ऐसे होते हैं, और इस आधार पर हम अपने आगे की चीजों को सोच लेते हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों प्रजाति जो है वो मैटर करती है, प्रजाति पर जो है वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हम प्रजाति के आधार पर अपने मन में परसेप्शन बना लेते हैं, किसी भी चीज की सोचने समझने का नजरिया बना लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो है प्रजाति हमें वंशानुक्रम के कारण प्रभावित हो रही है। अगला है शारीरिक गुणों पर प्रभाव। बिल्कुल साथियों, वंशानुक्रम का हमारे शारीरिक गुणों पर प्रभाव तो पड़ता ही है। किसी के माता पिता हष्ट पुष्ट हो, मोटे तगड़े हो, तो देखेंगे कि उनकी संतानें भी ऐसी होती हैं। अब ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि माता पिता अगर हष्ट पुष्ट हो तो उनकी संतानें भी हष्ट पुष्ट होती हैं। माता पिता अगर अधिक हाइट वाले हैं तो उनकी संतानें भी अधिक हाइट वाली होती हैं। अथवा यदि माता पिता दुबले पतले हों तो उनके बच्चे भी दुबले पतले होंगे, और उसी प्रकार की इनकी शारीरिक संरचनाएं पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम के कारण हमारे शारीरिक गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके संदर्भ में हमारे कार्ल पियर्सन ने भी कहा है। इसका समर्थन कौन करते हैं? कार्ल पियर्सन। तो वंशानुक्रम का हमारे शारीरिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है, जी हां, बिल्कुल पड़ता है। और किस पर प्रभाव पड़ता है? हमारी व्यावसायिकता पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो हमारे काम धंधे को लेकर के हमारी सोच होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं वंशानुक्रम शामिल होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का बेटा शायद बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्रिकेट खेलने में रुचि रखता है, और कहीं ना कहीं वो औरों की अपेक्षा कम मेहनत में एक अच्छा क्रिकेटर या क्रिकेटर बन सकता है। कहीं ना कहीं वंशानुक्रम का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। जैसे माता पिता काम करते हैं, उनकी संतानें उन कामों में जल्दी सफलता प्राप्त कर लेती हैं, या आसानी से, या बहुत ज्यादा औरों की अपेक्षा मेहनत उनको नहीं करनी पड़ती है। तो व्यावसायिकता पर बिल्कुल जी हमारा किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। इसके संदर्भ में स्टेटमेंट जो है वो किसका है? कैटल का है। मतलब इसका समर्थन कौन कर रहे हैं? कैटल, कि हाँ जी, व्यावसायिकता पर भी हमारा वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। इनके अनुसार वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्ति अपने परंपरागत व्यवसाय को अपनाता है और उसी में सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके सामने सचिन तेंदुलकर है, इसका बेटा क्रिकेट खेलना सीख रहा है। कहीं ना कहीं वंशानुक्रम ही है जो इसको इसी प्रकार की चीजों को करने के लिए अलाउ कर रहा है। अगला है बुद्धि पर प्रभाव। बिल्कुल, वंशानुक्रम के कारण हमारी बुद्धि पर भी प्रभावित पड़ता है। बिल्कुल, हमारा पहले भी स्टेटमेंट आया था गोडार्ड का, जैसे माता पिता होते हैं बुद्धिमान हो तो बच्चे भी उनके बुद्धिमान होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता तो है, लेकिन यह है कि बस हम यूनिवर्सल जो करते हैं ना, वो थोड़ा सा गलत है। पूर्ण रूप से नहीं है कि हम बिल्कुल होगा ही होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर बुद्धिमान माता पिता हैं तो उनकी संतानें भी बुद्धिमान पैदा होने की संभावना अधिक रहती है, अर्थात उनकी बुद्धि भी प्रभावित होगी। किसके कारण? वंशानुक्रम के कारण। तो बुद्धि पर भी हमारा कौन डालता है प्रभाव? वंशानुक्रम डालता है। इनके अनुसार, गोडार्ड के अनुसार, बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने का कार्य कौन करता है? वंशानुक्रम ही करता है। यानी बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कर रहा है गोडार्ड के अनुसार? तो वो कर रहा है वंशानुक्रम। जो हमारे जीन्स हैं उन्हीं के कारण हमारी बुद्धि प्रभावित होगी, आगे बढ़ेगी, माता पिता जैसी हमारी बुद्धि होगी। अगला है महानता पर प्रभाव। इसके संदर्भ में गाल्टन कहते हैं कि व्यक्ति की महानता पर वंशानुक्रम का काफी प्रभाव पड़ता है। अगर यदि कोई व्यक्ति बहुत महान है तो उसकी संतान भी महान होगी, ऐसा हम मानते भी हैं। साथियों, जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक महान आत्मा जिनका गुणगान करा जाए तो बहुत कम है। इनकी कोई संतान नहीं है वैसे, लेकिन अगर सोचो एक बार इनकी अगर संतान होती, अगर हम मान ले कि इनकी संतान होती, तो कहीं ना कहीं हम उनको बहुत सम्मान देते कि नहीं? हम मान के चलते कि नहीं ये तो बहुत महान है,
क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि महान व्यक्ति की संतान भी महान ही होगी। क्यों मानते हैं? क्योंकि ऐसा इसके पीछे मानने है कि वंशानुक्रम नाम की कोई चीज है जो महानता को भी क्या करती होगी, प्रभावित करती होगी, यानी कि महानता भी स्थानांतरित होती होगी। या नरेंद्र मोदी को ले लें, एक लोकप्रिय एक नेता है, सभी लोग उनको चाहते हैं, ज्यादातर लोग उनको चाहते हैं। अगर उनकी भी कोई संतान होती तो उनको, अगर उनके एब्सेंस में या आगे चलकर जब भी कभी वे नहीं होंगे तो उनकी संतान को सब लोग आसानी से एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे पदों पर बैठाने में संकोच ज्यादा नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लेते कि एक महान व्यक्ति है तो इनकी संतान भी ऐसी ही सोच वाली, ऐसी ही प्रकृति वाली होगी। तो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम करती तो है, तभी हम किसी व्यक्ति के बच्चों को भी उसी प्रकार का सम्मान देते हैं जैसे कि उनके माता पिता को देते हैं। क्यों? क्योंकि वंशानुक्रम का हमारी महानता पर भी प्रभाव पड़ता है। और इसके संदर्भ में कौन पुष्टि कर रहे हैं? गाल्टन। तो गाल्टन कह रहे हैं कि व्यक्ति की महानता पर भी वंशानुक्रम का काफी प्रभाव पड़ता है। अगला है चरित्र पर प्रभाव। बिल्कुल, चरित्र पर भी हमारे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अर्थात इसके संदर्भ में डगडेल कहते हैं कि अगर यदि किसी बच्चे के माता पिता चरित्रवान हैं तो उनकी संतानें भी कैसी होती हैं? चरित्रवान होती हैं। और अगर यदि माता पिता चरित्रहीन होते हैं तो उनकी संतानें भी चरित्रहीन ही पैदा होती हैं। डगडेल कह रहे हैं कि वंशानुक्रम के कारण ही हमारा कैरेक्टर का भी निर्माण होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई लड़की अपने ससुराल में होती है और वो कुछ गलती करती है, अपनी सास की से लड़ती है या परिवार के लोगों से लड़ती है, तो अक्सर उसको तानों में यही सुनने को मिलता है कि इसकी मां भी ऐसी होगी या इसके माता पिता भी ऐसे होंगे। अर्थात इसके संदर्भ में इसको किसको दोष दिया जाता है? माता पिता को। क्यों? क्योंकि वंशानुक्रम नाम की कोई ऐसी चीज है जिसके कारण हमारे चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो हमारे अच्छे गुण हैं, जो हमारी चरित्रता है, जो हमारी नैतिकता है, वो भी हमारी कहीं ना कहीं वंशानुक्रम के द्वारा प्रभावित होती है। वहीं अगर कोई लड़की अपने ससुराल में अपने सास ससुर या परिवार के लोगों की बहुत सेवा करती है, बहुत अच्छे से रहती है, तो अभी उसके माता पिता की ही तारीफ की जाती है। क्यों? इसके पीछे कहीं ना कहीं वंशानुक्रम को ही हम रेस्पॉन्सिबल मानेंगे। क्योंकि अगर माता पिता चरित्रवान है तो उनकी संतान भी चरित्रवान होगी, और माता पिता अगर चरित्रहीन है तो उनकी संतानें भी चरित्रहीन पैदा होती हैं, ऐसा माना जाता है। डगडेल इस बात को कह रहे हैं, कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं कि वंशानुक्रम के कारण ही हमारे चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, और कह रहे हैं तो बिल्कुल हमें मानना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम को कौन प्रभावित कर रहा है? को चरित्र पर भी प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को हम मानेंगे। इसी के साथ वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों में अंतिम कारक है सामाजिकता पर प्रभाव। बिल्कुल, हमारी सामाजिकता पर भी क्या पड़ता है? वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। इसके संदर्भ में विनविस कहते हैं कि जिन परिवारों को पहले से ही मान सम्मान तथा पद प्रतिष्ठा मिल चुकी है, उनकी संतानों को भी मान सम्मान मिलता रहता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वंशानुक्रम के कारण हमारे अंदर सामाजिकता होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अगर महान हैं, बड़े हैं, तो उनके बच्चों को भी उतनी ही वैल्यू या सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है वंशानुक्रम है। जैसे कि आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन और अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन की अगर बात करें तो एक महान कलाकार, एक व्यक्तिगत रूप से भी इनकी बात चर्चा करें तो एक महान व्यक्तित्व भी हैं, एक अच्छे कलाकार भी हैं। वहीं अगर हम तुलना करें इनके बेटे की, तो इतने अच्छे ना तो कलाकार हैं अच्छे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खराब हैं, लेकिन इनकी अपेक्षा बहुत अच्छे नहीं हैं और बहुत ज्यादा अच्छे व्यक्तित्व भी नहीं है, लेकिन इनको सम्मान फिर भी बहुत भरपूर मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी बहुत एक सामाजिक और एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं हमने मान लिया है कि ये भी एक सामाजिक और अच्छे व्यक्ति हैं, इस कारण से इनको सम्मान भरपूर मिलता है। तो विनविस इस बात का समर्थन कहते हैं कि जिन परिवारों को पहले से ही मान सम्मान नहीं मिला हो तो उनको मान सम्मान नहीं मिलता है, और जिनको मिलता आ रहा है उनको मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे वंशानुक्रम है हमारा। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये लोग महान हैं, इसका मतलब इनकी संतान भी महान होगी ही होगी, ये भी सामाजिक होंगे ही होंगे, और ये नहीं है, इनकी ज्यादा वैल्यू नहीं है समाज में, इनका ज्यादा स्थान नहीं है, इसका मतलब इनके बच्चे भी फिर ऐसे ही होंगे। तो हमने जाना कि वंशानुक्रम क्या है। हम वंशानुक्रम अपनी वातावरण की क्लास में हमने जाना वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम के हमारे सिद्धांत क्या हैं, और वंशानुक्रम हमें किस किस प्रकार से प्रभावित करता है, बालक पर क्या क्या प्रभाव डालता है। अब इसी क्रम में अगला जानेंगे हम वातावरण को, कि वातावरण के संदर्भ में बालक का क्या रोल है।
तो वातावरण क्या है, अब हम इसको अच्छे से जानेंगे। हमने जाना अभी तक वंशानुक्रम को। तो वातावरण की चर्चा करें तो हम जिस परिवेश में निवास करते हैं, जी हाँ साथियों, हम जिस परिवेश में निवास करते हैं, इस परिवेश के उन सभी कारकों को, यानी कि जो चीजें हमें प्रभावित करती हैं, हमारे आसपास हमें घेरे हुए हैं, उन्हीं सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, हमारा वातावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। रॉस के अनुसार उनका एक स्टेटमेंट है, वातावरण से अभिप्राय क्या है, वातावरण से मतलब यह है कि जो हमारे चारों ओर फैली हुई शक्तियां हैं, जो चीजें हैं, उनका प्रभाव हम पर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। इसी को क्या कहा है, वातावरण कहा है। एक बार फिर दोबारा से पढ़ते हैं। रॉस के अनुसार वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली उन शक्तियों से है जिनका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक हम पर पड़ता है। तो उसी को क्या कहा है, वातावरण। और एक दो स्टेटमेंट जानेंगे वातावरण के संदर्भ में स्पष्ट करने के लिए क्या है। वहीं रॉस महोदय कहते हैं वातावरण वह बाह्य शक्ति है, इन्होंने वातावरण को क्या बताया है, एक बाह्य शक्ति बताया है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। बिल्कुल, तो वातावरण एक शक्ति एक प्रकार की जो हमें इन्फ्लुएंस करने का काम करती है, प्रभावित करने का कार्य करती है। वहीं इसी क्रम में अगला स्टेटमेंट जानेंगे वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ कहते हैं वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं, बाहर की चीजें आ जाती हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ के समय से प्रभावित किया है। अर्थात एक बालक के जन्म लेने से ही जो जो चीजें उसे प्रभावित कर रही हैं, वे सभी एक्सटर्नल चीजें, बाह्य चीजें ही हमारी क्या हैं, वातावरण हैं। इस बात को कौन कह रहे हैं, हमारे वुडवर्थ महोदय कह रहे हैं। अब जानेंगे हमारे वातावरण के प्रकार। जी हां साथियों, वातावरण के प्रकार। हमारे वातावरण के मुख्य रूप से दो प्रकार पाए जाते हैं या दो भाग पाए जाते हैं। पहला है आंतरिक वातावरण और दूसरा है बाह्य वातावरण, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जानते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जब जन्म से पूर्व, जब किसी भी बालक का जन्म होता है तो उससे पूर्व वो अपनी माता के गर्भाशय में जो रहता है और वहां की जो उसकी सारी चीजें होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, वही क्या है, उसका आंतरिक वातावरण है। हमारा क्या है, आंतरिक वातावरण कहलाता है, जो कि उस वंश, गोत्र, जीन्स आदि जो वंशानुक्रम के अंग हैं, गर्भाशय में जिस वातावरण में रहते हुए वे बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा गया है, आंतरिक वातावरण। तो आंतरिक वातावरण कौन सा है, जो गर्भ काल के दौरान चीजें हैं बालक के संदर्भ में, उन्हीं को क्या कहा है, उनको कहा गया है हमारा आंतरिक वातावरण। उसी क्रम में यदि अगर हम बात करें आंतरिक वातावरण हमें कैसे प्रभावित करता है, तो यदि मां शारीरिक रूप से कमजोर होती है या पूर्ण रूप से आहार नहीं लेती, अच्छे से खाती पीती नहीं है, तो उसका बच्चा भी कैसा होता है, कमजोर होता है, या स्वाभाविक रूप से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो कमजोर ही होगा। क्यों, क्योंकि आंतरिक वातावरण का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। इसी तरह अगर यदि मां गर्भावस्था के दौरान कुछ गलत काम करती है, जैसे नशीली दवाइयां लेती है, कुछ गलत ऐसी चीजों का प्रयोग करती है, नशीली दवाइयां आदि, या कुछ ऐसी दवाइयों का प्रयोग करती है जो थोड़ा हानिकारक है, तो उसका प्रभाव बिल्कुल बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बालक के ऊपर बाहरी की जो चीजें हैं वो उन्हीं का ही प्रभाव नहीं पड़ता है, जो जन्म के बाद चीजें होती हैं, जन्म से लेने से पहले भी, गर्भावस्था के दौरान भी जो चीजें माता करती है, जो उसके गर्भाशय में या गर्भकाल के दौरान चीजें घटित होती हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात आंतरिक वातावरण भी हमारा बालक के विकास को, वृद्धि को प्रभावित करता है। इसलिए इसी को हम कहेंगे आंतरिक वातावरण, जो कि एक महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरा प्रकार है हमारा बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस वातावरण के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये वो चीजें आएंगी इसमें जो कि हमारे आसपास की विभिन्न चीजें होती हैं, जैसे कि भौतिक वातावरण, विभिन्न आदि चीजें जो भी हमारे आसपास हैं, भूमि, नदी, पहाड़ आदि आदि। सामाजिक वातावरण, विभिन्न लोग, उनकी रूढ़ियों, भाषाओं, परंपराओं, संस्कृति। मानसिक वातावरण, उनके कार्य करने के आसपास के लोगों की शैली, विभिन्न प्रकार की उनकी विधियां, बोलने चालने का तरीका, चीजों को करने का, सोचने समझने का ढंग, और लोगों के आसपास के लोगों का इमोशनली बिहेवियर कैसा है, ये सभी चीजें बालक को प्रभावित करती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हमारा बाह्य वातावरण कहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। अब हम जानेंगे अपनी आज की क्लास के अंतिम बिंदु की ओर कि वातावरण का बालक पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। फटाफट से 2 मिनट में इनको कवर करेंगे और उसके बाद हमारी आज की क्लास समाप्त होगी। तो जानते हैं
बालक का वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव है कि प्रभावों की हम चर्चा करें तो पहला प्रभाव है कि शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। फ्रैंक बोनस कहते हैं कि जो हमारे वातावरण है उसका हमारे शारीरिक संरचना पर, स्ट्रक्चर जो है, हमारी शारीरिक संरचना जो है उस पर बहुत फर्क पड़ता है या उसके निर्माण में सहायता मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे आसपास दो प्रकार के वातावरण हैं। ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग होते हैं कुछ, और कुछ लोग होते हैं जहां गर्मी पड़ती है वहां रहते हैं। तो जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं और जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनकी विभिन्न प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो कैसे होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, गोरे होते हैं, उनकी कार्य क्षमता या काम करने की क्षमता अधिक होती है, खुश रहते हैं, आदि आदि विशेषताओं वाले होते हैं। देखा होगा आपने, जो डेवलप कंट्रीज है जैसे अमेरिका आदि, वहां के लोग सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, और हम उनको कह रहे हैं डेवलप कंट्री। क्यों? क्योंकि ये लोग बड़े स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं, इनकी कार्य क्षमता अधिक होती है, इसलिए इनका दिमाग चिड़चिड़ा नहीं रहता, और ये कैसे रहते हैं, काम अच्छे से करते हैं और जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए ही ऐसे देशों के लोग कहीं ना कहीं प्रभावित माना गया है वातावरण ही, कि जैसी जहां की जलवायु होती है बालक उसी प्रकार से कार्य करते हैं, उसी प्रकार से उनकी सारी रचना, बीमारियां आदि चीजें उनको घेरती हैं और प्रभावित करती हैं। तो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग गोरे होते हैं, काम करने की क्षमता अधिक होती है, खुश मिजाज होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, ऐसे होते हैं। और वहीं बात करें अगर जो गर्म प्रदेश है जहां गर्मी बहुत पड़ती है, तो वो कैसे लोग मिलेंगे, तुम्हें काले मिलेंगे। काले लोग जो होंगे, गर्मी अधिक होगी तो क्रोध ज्यादा आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, कम कार्य क्षमता रहती है, और अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, ये अस्वस्थ होते हैं ठंडे प्रदेशों के वालों के कंपैरिजन में। देखा होगा कि हमारी जो कार्य क्षमता है वो गर्मियों के दिनों में कम हो जाती है। जून जुलाई में हम ज्यादा काम नहीं कर पाते, ज्यादा पढ़ नहीं पाते, इरिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि जो गर्मी होती है जिसके कारण हम अपने आप को स्वस्थ फील नहीं करते हैं। और सर्दियों में हम सुबह को भी अगर रेडी हो जाएं जल्दी तो शाम तक उन्हीं कपड़ों को पहनकर घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं, हमें इरिटेशन नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो ठंडा वातावरण है, ठंडी जलवायु है, वो हमारे माइंड को फ्रेश रखती है। और जब माइंड फ्रेश तो यानी कि समझो सभी चीजें फ्रेश रहेंगी। जब शरीर फ्रेश, अगर हमारा फिट है, हमारा ब्रेन फिट है, मानसिक चीजें फिर हम अच्छे से करेंगे तो हमारी आगे की चीजें तो स्वतः ही अच्छी होंगी। और अगर यदि हमारा मन ही दुरुस्त नहीं है, हमारा शरीर ही दुरुस्त नहीं है, तो आगे की चीजें भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी, बिल्कुल होंगी। हमने वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में इसके संदर्भ में चर्चा भी की है। वहीं अगला है, वातावरण का प्रभाव शारीरिक लक्षणों के अलावा मानसिक शक्तियों पर भी पड़ता है। जैसा कि मैं आपको अभी बता ही चुका हूं, जैसा वातावरण होगा, जैसे लोग सोचते होंगे, जैसे उनकी कार्य करने की क्षमता होती है, आसपास के लोग जैसा सोचते हैं, करते हैं, बालक का भी उसी प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जैसा अक्सर आपने देखा होगा, एक वकील के यहाँ पर जो एक व्यक्ति चाय पिलाने जाता है उसको भी काफी कानून की धाराएं या मोटी मोटी बातें यूं ही याद हो जाती है, जबकि शायद वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो। कई बार ऐसी चीजें होती हैं। या आपने देखा होगा बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में, मैंने अक्सर खुद महसूस किया है कई बार, कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं वहां पर एक लड़का बाहर बैठाया जाता है बच्चों की अटेंडेंस लेने के लिए। तो वो भी कई बार पॉलिटी के अच्छे अच्छे जो हमारी आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में उत्तर दे देता है। कई बड़े बड़े पदों के कौन व्यक्ति इस समय कौन है, क्या है, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे देता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर बैठा रहता है और उन चीजों को सुनता रहता है, देखता रहता है। हालांकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको सिर्फ वहां अटेंडेंस लगाने के लिए लगाया गया है, यानी कि बहुत कम पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीजों के आंसर दे पाता है। क्यों? क्योंकि जैसा आसपास का वातावरण होता है हम उसी प्रकार से चीजों को सोचते समझते हैं, काम करने लगते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, एक और एग्जाम्पल देता हूं, कि हमारी जो दादी हैं या मम्मी भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो इतना नहीं है, अब आने वाली जनरेशन में कहीं ना कहीं सुधार हुआ है कि अब से पहले तक हमारी माता या माता अब हो सकती हैं पढ़ी लिखी, दादी नानी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि पहले महिलाएं इतना पढ़ने पर अधिक बल नहीं देती थी। तो कहीं ना कहीं वो कैसी हैं, अनपढ़ हैं। लेकिन अक्सर वो इस बात को कहती हुई देखी जाती हैं कि मुझे सब लोग पढ़ा लिखा बताते हैं या कहते हैं कि तुम तो अनपढ़ जैसी लगती ही नहीं हो। इस बात को लेकर वो बहुत खुश होती हैं। क्यों खुश होती हैं? क्योंकि लोग उनको कहते हैं कि तुम तो अनपढ़ जैसी लगती नहीं हो। तो जबकि वो कहती है कि मैं तो अनपढ़ ही हूं, लेकिन लोग मुझे पढ़ी लिखी समझते हैं। तो इसके पीछे साथियों कारण है, क्योंकि उनके पति पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो आसपास का जो माहौल है, जो चीजें करने का तरीका है, जो मानसिक शक्तियां घूम रही हैं, वो कैसी हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी भाषा शैली, कार्य करने की क्षमता उसी प्रकार की हो जाती है।
और वो भी इसी प्रकार से चीजों को बोलती हैं, करती हैं। आजकल दादियां व्हाट्सएप चलाती हैं, फेसबुक चलाती हैं, क्यों? क्योंकि आसपास का वातावरण इस प्रकार का है, उनके द्वारा उन्होंने उन चीजों को सीख लिया है, समझ लिया है, इसलिए उनका भी क्या हो गया है, मानसिक शक्तियों पर प्रभाव पड़ गया है, उनका भी मानसिक विकास ऐसा ही हो गया है। तो कहीं ना कहीं वातावरण से तो सीखा उन्होंने, वो पढ़ी लिखी तो नहीं है ना इतनी, लेकिन कहीं ना कहीं वातावरण ने उनकी मानसिक शक्तियों को क्या किया है, प्रभावित किया है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। अगला प्रभाव है बुद्धि पर प्रभाव। मानसिक शक्तियों पर प्रभाव पड़ना या बुद्धि पर प्रभाव पड़ना लगभग एक सी ही बात है, तो इस पे ज्यादा चर्चा करना बेकार है। बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। कैडॉल स्टीफन्स कहते हैं, इनका मानना है कि वंशानुक्रम की तुलना में वातावरण बुद्धि को अधिक प्रभावित करता है। ये बात कहीं ना कहीं हद तक काफी ठीक है कि वंशानुक्रम से भी ज्यादा जो हमारी बुद्धि पर प्रभाव है वो वैसे वास्तव में वातावरण का ही अधिक माना जाता है। यदि बालक को निम्न वातावरण से अच्छे वातावरण में रखा जाए तो बालक अपनी बुद्धि का विकास तेज गति से करता चलता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दादी नानी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक उच्च वातावरण में रह रही है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में रह रही है, तो उनकी बुद्धि का विकास अपने आप होता चला जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो ऐसी ऐसी मशीन जैसे कि फ्रिज, आधुनिक जो मॉडल के फ्रिज हैं, वॉशिंग मशीन है, एसी हैं, उनको वो बच्चे चलाना जानते हैं जो बहुत गरीब परिवार के हैं, और मिडिल क्लास के लोग उनको चलाना नहीं जानते। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बहुत गरीब परिवार के लोग हैं वो इन एसी, फ्रिज या जो भी आपकी वॉशिंग मशीन है जो बहुत आधुनिक है, अर्थात जिनको कार्य करने का, चलाने का ऑपरेटिंग मेथड बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ नया है, वो फिर भी क्यों सीख जाते हैं, बच्चे या महिलाएं भी। क्यों? वो जो बहुत गरीब हैं वो कैसे सीख गए? क्योंकि वो उन घरों में काम करती हैं। जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब बच्चे हैं, वो उच्च परिवार के लोगों के घरों में काम करते हैं, इस कारण वो उन चीजों को ऑपरेट करते हैं, यूज करते हैं, और वे सीख जाते हैं। और वही मिडिल क्लास के लोग जो उनको नहीं खरीद सकते, जो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वो चीजें चलानी नहीं आती, जबकि निम्न परिवार के लोगों को आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको इस प्रकार की चीजों को प्रयोग करने का अवसर मिलता है, इस कारण वह उन्हें सीख जाते हैं, निम्न परिवार के या निम्न आर्थिक स्थिति के होने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं बुद्धि पर भी हमारे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वहीं उसी क्रम में अगला है हमारा अधिगम पर प्रभाव। बिल्कुल साथियों, हमारे लर्निंग यानी कि सीखने पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे आसपास शांत वातावरण हो, अच्छा वातावरण हो, तो हमारी चीजों को सीखने में, समझने में हमें ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। और इसी के विपरीत अगर यदि हमारे आसपास बहुत ज्यादा शोर हो, बहुत ज्यादा मनोरंजन हो रहा हो, झगड़े हो रहे हो, तो हमारी चीजें हमें समझ में नहीं आती, हमें चीजें आगे नहीं सीख पाते। और सीखना तो छोड़िए, हम जो चीजें आती हैं उन्हें भी क्या होते चले जाते हैं, भूलते चले जाते हैं, या अपनी सीखी हुई चीजों में ही कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अधिगम पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से पड़ता है। वहीं इसी क्रम में वातावरण द्वारा प्रभावित होने वाले हमारे कारकों में आज की क्लास का सबसे अंतिम बिंदु जिसकी तरफ हम आ चुके हैं, व्यक्तित्व पर प्रभाव। जी हाँ साथियों, कूले कहते हैं कि बालक को अगर यदि उत्तम वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण जो है कर सकता है, अगर बालक को एक अच्छे वातावरण में रखा जाए तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा और वह उसे प्रभावशाली बना सकता है। कई बार बच्चों को जब अच्छा माहौल नहीं मिलता है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं या ऐसी स्थितियां हैं कि माता पिता समय नहीं दे पाते हैं, तो वो उनको ऐसी जगहों पर भेज देते हैं, हॉस्टल या आदि, या बोर्डिंग स्कूल या आर्मी स्कूल्स में। वहां से वो अपना अच्छे से विकास कर लेते हैं, क्योंकि वहां इसी प्रकार की चीजों को उपलब्ध कराया जाता है जो कि बच्चे के लिए आवश्यक है, और वो बहुत अच्छे जीवन में कुछ कर भी जाते हैं, बन भी जाते हैं, या उनकी क्षमताओं में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो साथियों, इसी से हम कह सकते हैं कि वातावरण का हमारे व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पड़ता है। जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है उसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर कोई लड़ाई झगड़े करने वाले बच्चों के साथ रहता है तो उसके पहनने ओढ़ने का, बात करने का ढंग उसी प्रकार का होगा। कोई व्यक्ति अगर जैसी भी संगति में रहता है, जैसे भी लोगों के बीच में बैठता है, उसके बात करने का, उसका टॉकिंग सेंस, उसका वॉकिंग सेंस और डिफरेंट चीजों को करने की अप्रोच भी उसी प्रकार से डेवलप होती है। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि ये सभी चीजें भी हमारे वातावरण को प्रभावित करती हैं। तो साथियों, इसी के साथ हमने अपनी इस क्लास में जाना कि वंशानुक्रम क्या है और हमारा वातावरण क्या है, और इनके सिद्धांत क्या हैं, और वंशानुक्रम और हमारा वातावरण हमें किस किस प्रकार से प्रभावित करता है। उम्मीद है साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही प्लीज वीडियो को शेयर किया करें ताकि और लोग भी इसे जुड़ सकें।
मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें और वीडियो के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें ताकि आप और वीडियो को भी देख सकें। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। ओके, बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।